हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर सोहेल और आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी क्या होती है और हेरिडिटी जो है किस तरीके से फंक्शन करती है। तो बेसिकली हेरिडिटी इज के कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी बच्चों के अंदर किस तरीके से आते हैं। उन कैरेक्टर्स को आप बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स जो पेरेंटल जनरेशन से लाइक पेरेंट्स से प्रोजेनी यानी चिल्ड्रन के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, राइट। चिल्ड्रन को आप प्रोजेनी कहते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट होते हैं उनको आप बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स, और इस ट्रांसमिशन को आप हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इन वर्ड से आप फेमिलियर हैं, तो काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो का, इसमें हम कवर करेंगे कि भाई ये इनहेरिटेंस जो है किस तरीके से काम करता है, इसके क्या जो है बेसिक लॉज हैं। तो इनको आप लॉज ऑफ हेरिडिटी या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इस पूरे प्रिंसिपल पे काम तो थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत लोगों ने काम किया, बट फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क जो था वो मिस्टर ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था, ठीक है। ये फर्स्ट जो लैंडमार्क वर्क जो किया था हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के ऊपर, वो सबसे पहले किया था मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो भाई सेंट्रल यूरोप के एक प्रीस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई जेनेटिक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है, हेरिडिटी जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर फंक्शन करती है, राइट। तो शुरू करते हैं हम। तो मेंडल जो है, इन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स किए एक प्लांट स्पीसीज के ऊपर जिसका नाम था, जैसे आप इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गार्डन पी। तो गार्डन पी के ऊपर इन्होंने काम किया, जिसका अगर आप बॉटेनिकल नेम देखना चाहें तो इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। तो इस पी प्लांट की स्पीसीज पे उन्होंने वर्क किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। उन्होंने ईयर्स 7-8 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके रिजल्ट्स को पब्लिश किया। हालांकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे अपनी थ्रू आउट द लाइफ के अंदर, बट उनके जो भी रिजल्ट्स थे, जो उनके इन्फरेंस थे, वो आफ्टर सेवरल ईयर्स रीडिस्कवर हुए। पता लगा कि ही वॉज राइट ऑल अलोंग, यानी उनको अपने जीवन काल में तो कभी रिकॉग्निशन नहीं मिली, बट उनके वर्क को आज जो है आज भी उनको ट्रेजर करके रखा हुआ है कि भाई वो जो लैंडमार्क फाउंडेशन जो वर्क था जो 19th सेंचुरी में उन्होंने कर दिया था, उसकी एप्लीकेशंस आज भी आपको 21st सेंचुरी में देखने को मिलती है। और जो भी प्रिंसिपल्स थे वो आज भी जो ऑलमोस्ट ऑलवेज अप्लाई होते हैं रियल कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप स्टडी करते हैं तो, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम जो गार्डन पी की वैरायटीज थी उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनको सक्सेस भी मिली इस चीज़ पे। तो सक्सेस उनको एक्सपेरिमेंटली सक्सेस के रीजंस क्या रहे होंगे, वो रीजंस इनको अगर आप 1 by 1 कवर करने की कोशिश करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को आपको उनकी इनहेरिटेंस अगर कवर करनी है, उनको स्टडी करनी है कोई भी ऑर्गेनिज्म की, तो लेट्स से गार्डन पी की करते हैं। तो आपको इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से प्रोजेनी में आप कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कवर करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स से प्रोजेनी बने और वो इतना ग्रो हो पाए कि भाई उनके अंदर वो जो विजिबल कैरेक्टर्स हैं वो विजिबल हो पाए। तो सपोज कि भाई प्लांट गार्डन पी जो था ये प्लांट था, तो प्लांट ने ब्रीडिंग किया, रिप्रोड्यूस किया, फ्रूट बनाया, सीड्स बनाए। उन सीड्स को आपने ग्रो करवाया और उससे आपने प्लांट जो था, यानी ये प्रोजेनी, ये चाइल्ड था, ठीक है। तो पेरेंट का कैरेक्टर जो था वो चाइल्ड के अंदर आया, इसके लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो इसको आपने बोला जनरेशन, ठीक है। इसको जनरेशन जो टाइम बोला आपने इसको कि पेरेंट से प्रोजेनी बनने के बीच में कितना टाइम लग रहा है। गार्डन पी के केस में जनरेशन टाइम बहुत छोटा था, लाइक एक सीजन के अंदर उनका पूरा एक रिप्रोडक्टिव साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा था, पेरेंट से प्रोजेनी बन जा रही थी और वो कैरेक्टर्स को आप आराम से 1 साल के अंदर आराम से देख पा रहे थे, ठीक है। तो सक्सेस का सबसे पहला रीजन जो है वो ये रहेगा कि भाई शॉर्ट जनरेशन टाइम, ठीक है। ये तो पहला रीजन है। सेकंड रीजन जो है वो आपका ये रहेगा कि इन्होंने जो है जो गार्डन पी की जो ये वैरायटी थी वो उसके अंदर सेवरल वैरायटीज थी, लाइक बहुत सारी वैरायटीज थी इसके अंदर। वैरायटीज इन व्हाट सेंस, सेवरल, लाइक इसकी प्लांट की जो हाइट थी, हाइट की, दूसरा इसके सीड जो है, सीड की क्या चीज़, शेप,
अलग अलग सीड शेप के सीड्स भी थे, अलग अलग कलर्स के भी थे। सीड का जो कोट होता है, सीड कोट का भी कलर था अलग अलग। सिमिलरली जो है फ्लावर जो होता है, तो फ्लावर की पोजीशन, लाइक वो जो फ्लावर है उस प्लांट में एकदम टर्मिनली एकदम टिप्स पे लग रहा है या साइड वाली ब्रांचेस पे लग रहा है, तो एक्सिलरी या टर्मिनल फ्लावरिंग हो रही है। हाइट कम या ज़्यादा है, सीड का कलर ग्रीन है या येलो है, सीड की जो शेप है वो राउंड है या रिंकल्ड है, सीड कोट का कलर वाइट है या ग्रे है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने ऐसे 7 सच जो कैरेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनके बेसिस पे उन्होंने करवाई क्रॉसिंग। और उन क्रॉसिंग के जो भी उनको रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स को उन्होंने मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया और जो पैटर्न्स उनको विजिबल हुए उनको उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है। और उन पब्लिश्ड वर्क को जो भी उनके रिजल्ट्स थे उनको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी सक्सेस का पहला रीजन था कि भाई जो गार्डन पी की जो वैरायटी थी उसका जनरेशन टाइम बहुत छोटा था। दूसरा ये कि उन्होंने एक ही स्पीसीज के अंदर इतनी सारी वैरायटीज देख ली और ऐसे 7 वैरायटीज के 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने कवर किया, ठीक है। तीसरा, अच्छा हमने 5 कैरेक्टर देख लिए। एक है जो पॉड होता है, यानी जो जैसे गार्डन पी है इसके अंदर ये सीड्स लगते हैं मटर के, तो पोड की शेप और पोड का कलर, ये 7 सच कैरेक्टर लाइक हाइट ऑफ द प्लांट, सीड शेप, सीड कलर, सीड कोट कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप एंड पोड कलर, ये 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली यूज किया था, इन 7 वैरायटीज को यूज किया था, ठीक है। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंटली जो उनसे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी रिसर्चर ने यूज नहीं किया था, उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच यूज की पूरी रिसर्च के अंदर। मैथमेटिकल अप्रोच यानी उन्होंने जितने भी उनको रिजल्ट्स मिले, जितने भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने मैथमेटिकली उनको काउंट करके रेशियोज निकाल के डिटरमिन करने की कोशिश करी कि भाई जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके पीछे का वर्किंग जो साइंस है वो क्या है, ठीक है। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स, वो ही वाज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, तो उन्होंने उस सारी चीज़ों को अप्लाई किया और यूज़ किया हाइपोथेसिस मेकिंग में। नाउ हाइपोथेसिस बेसिकली ये होता है कि आपके पास लेट से कोई ऑब्जर्वेशन है, आपके पास कोई भी विजिबल चीज़ है आपको दिखाई दे रही है, अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आप अज्यूम करते हो, लाइक दिस इज द रीज़न दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। तो कोई भी चीज़ आपको जो ऑब्जर्व होती है उसका रीज़न ये हो सकता है। अब क्या उसका रीज़न वो है या नहीं है, इसके लिए आप करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स से आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे आप प्रूव करते हो कि यह हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रायल एंड एरर मेथड से उन्होंने हाइपोथेसिस फॉर्म करी और उनको प्रूव या डिसप्रूव किया। अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स थे उनको उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ हेरिडिटी की फॉर्म में पब्लिश किया, ठीक है। तो इन सारी रीजंस की वजह से उनको जो रिजल्ट्स थे काफ़ी कंपोजिट, काफ़ी आसान रिजल्ट्स मिले, और उन रिजल्ट्स को उन्होंने इतना अच्छे से समझा और एनालाइज किया तो उनको हम इजीली 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हैं सारी लॉज को। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज के अंदर मेंडल की सारी जितनी भी रिसर्च थी आप इन 3 लॉज के 3 हेडिंग्स के अंदर आराम से समझ सकते हैं सारी, तो इनको हम कवर करेंगे। पर इन सब पे जाएं इससे पहले अपने को कुछ जो टर्मिनोलॉजी है लाइक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, इससे अपने को रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमको ये समझ आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी फटाफट से कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले यही सवाल आएगा कि जेनेटिक क्या चीज़ होती है। तो कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी फीचर है, लाइक कलर हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गई, थिकनेस हो गई, शेप हो गई, ये सारी चीज़ें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी हो, उनकी कोई भी फिजिकल या बायोकेमिकल एट्रीब्यूट, कोई भी कैरेक्टर जो है वो
जेनेटिक करेक्टर होता है, और जेनेटिक करेक्टर मतलब है उसका जो सोर्स होता है वो पेरेंट्स होता है, यानी वो करेक्टर पेरेंट्स से ही डिराइव होता है, पेरेंट्स से आपके अंदर आता है। ठीक है, वो प्लांट के केस में प्लांट के पेरेंट हो गए, एनिमल के केस में एनिमल के पेरेंट हो गए। ठीक है, तो जेनेटिक यानी वो जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आता है। अब ये जेनेटिक वर्ड जो है इसका जो सोर्स है वो है जीन। ये जो वर्ड जीन है GENE, तो व्हाट इज दिस जीन? तो जीन को अगर आप स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जीन इज डीएनए, और डीएनए जो होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट। तो डीएनए जो होता है वो कोई भी सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। और वो जो डीएनए, अगर वो भाई डीएनए में भी दो फॉर्म्स होती है कि भाई एक तो वो एक्टिव डीएनए है यानी वो फंक्शन कर रहा है, और एक इनएक्टिव डीएनए होता है जो फंक्शन लेस होता है, वो काम नहीं करता है। तो जो फंक्शनल डीएनए होता है, डीएनए दैट इज फंक्शनल या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्टिव डीएनए। अब एक्टिव डीएनए जो होता है उसको आप बोलते हैं जीन, यानी ये डीएनए फ्यूचर में जब भी फंक्शन करेगा तो ये बनाएगा आरएनए, एंड ईच आरएनए इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट सेवरल फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस को कैरी आउट कर सकता है, लाइक इट कैन फॉर्म प्रोटीन्स या फिर इट कैन फॉर्म सेवरल अदर टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी ये आरएनए जो होता है ये कई अदर टाइप के आरएनएज में भी चेंज हो सकता है, कई अदर टाइप के आरएनएज भी बना सकता है। ठीक है, तो जीन क्या हुआ? जो जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जीन होता क्या है? ये क्रोमोसोम्स पे जो है प्रेजेंट होती है, डीएनए के ही पार्ट्स होते हैं, एक्टिव डीएनए, फंक्शनल डीएनए, और ये बनाता है आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन्स भी बन सकते हैं जो सेवरल कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, और या फिर कई टाइप के आरएनए बना सकते हैं जो कई टाइप के फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं। और आरएनए, व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वी आर कवरिंग ऑल द बेसिक्स हियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जीन हमने कवर किया, नेक्स्ट आता है एलील, ALLELE, ALLELE। ठीक है, दिस इज एलील, या इसको एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, बट एलील कॉमन लैंग्वेज में यूजुअली आप एलील यूज करते हैं तो वो गलत नहीं होता है। नाउ व्हाट इज एलील? तो एलील इज ऑल्सो जीन, बट एक जीन की जरूरी नहीं है हमेशा एक ही फॉर्म हो, एक जीन की एटलीस्ट दो फॉर्म्स होती है, दो से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती है, बट वो एटलीस्ट एक दो तो होती ही होती है। तो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ठीक है, एलील जो होता है कोई भी जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती है, लाइक कोई भी जीन को आप इंग्लिश के लेटर से सिग्निफाई करते हैं, लेट से ए, तो ए इज ए जीन। अब इस ए जीन के कई एलील हो सकते हैं, लेट से एटलीस्ट दो एलील तो होंगे ही, तो इनको आप लिखते हैं कैपिटल ए और आप लिख सकते हैं स्मॉल ए। तो ये दोनों जो हैं ये जीन ए ही है, बट इसकी दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो ये दोनों जो हैं ये ए जीन के एलील्स हो गए। ठीक है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जो थर्ड टर्म जो है हमारी वो है लोकस। ठीक है, लोकस इसका प्लूरल हो जाता है लोसाई, LOCI। तो लोकस या लोसाई जो होते हैं वो बेसिकली के भाई रीजन्स, लोकस इज ए रीजन ऑन क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम पे ये साइट्स होती हैं, एरियाज होते हैं, लाइक दिस इज ए क्रोमोसोम, और ये जो एरिया है दिस एरिया, दिस इज ए लोकस, दिस एरिया इज ए लोकस, और इस लोकस पे प्रेजेंट होता है जीन, यानी लोकस बेसिकली एक कमरा है जिसके अंदर जीन बैठा होता है। समझने की कोशिश कीजिए आप, जीन जो है लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। अब दो क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम का पेयर है आपके पास, तो इसमें भी वो लोकस प्रेजेंट है और इसमें भी वो लोकस प्रेजेंट है। इस लोकस पे जीन की लेट से कैपिटल ए कॉपी प्रेजेंट है और इस लोकस पे स्मॉल ए कॉपी प्रेजेंट है। तो ये जो कॉपीज है जीन की, ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, इनको आप बोलते हैं एलील्स। ठीक है, और एलील्स कहां पे सिचुएटेड होते हैं? लोकस पे, या प्लूरल में बोले तो लोसाई के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टर्म है वो है जीनोटाइप। इनसे भी आप फेमिलियर होंगे। जीनोटाइप बेसिकली होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके अंदर कौन कौन से एलील्स प्रेजेंट हैं किसी भी जीन के लिए। अगर हम ए जीन की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो डिप्लॉयड है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड या 2N, यानी उसके अंदर
कोई भी जीन की जो है 2 कॉपीज यानी 2 एलील्स प्रेजेंट है, या फिर कोई भी क्रोमोसोम की 2 कॉपीज, यानी डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली जीनोटाइप जो होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, कोई भी जीन के अंदर तो 2 क्रोमोसोम है तो 2 लोकस होंगे, क्योंकि पेयर्स में क्रोमोसोम और एक जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, तो उस क्रोमोसोम के आपके पास 2 पेयर्स हैं, तो उस जीन की 2 कॉपीज होंगी, वो जो है वो 2 कॉपीज है, वो उसको आप बोलते हैं एलील्स। तो ए जीन है, इसकी 2 कॉपीज होगी, या तो इस तरीके से दिखाई देगा, या वो इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर वो इस तरीके से दिखाई देगा। बिकॉज हमने अभी देखा कि ए जीन की दो एलील्स हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है, इस क्रोमोसोम पे एक कॉपी, सॉरी, और इस क्रोमोसोम पे भी एक कॉपी, तो ये पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ये फादर से डिराइव्ड है, ये मदर से डिराइव्ड है, ये दूसरे वाला, ठीक है। तो लोकस दोनों क्रोमोसोम पे होगा, कॉपीज भी दोनों क्रोमोसोम पे होगी, बट वो कॉपीज सेम या सिमिलर, मतलब एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, वो जो कॉपीज है उनको आप बोलते हैं एलील्स। तो सिमिलर एलील्स, डिसिमिलर एलील्स, सिमिलर एलील्स। इसमें स्मॉल ए यानी ये डिफरेंट एलील है ए ही जीन का, कैपिटल ए जो है ये भी डिफरेंट एलील है ए जीन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेटेरोजाइगस या सॉरी हेटेरोजाइगोट, और दूसरा आता है होमोजाइगोट। नाउ व्हाट इज दिस? हेटेरोजाइगोट का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी लोकस जो है क्रोमोसोम्स पे, उस पे जो जीन्स हैं उनकी जो कॉपीज यानी जो एलील्स हैं वो सेम है, आइडेंटिकल एलील्स हैं। लाइक सॉरी, हेटेरोजाइगस के केस में तो वो जो एलील्स हैं वो है डिसिमिलर, यानी कोई भी जीन के लिए जो दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अलग अलग है। यानी इन दिस केस ए जीन के लिए एक एलील तो ए है और एक एलील स्मॉल ए है, तो ये दिस इंडिविजुअल इज नोन एज हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल। और होमोजाइगोट जो है इसके अंदर दोनों एलील्स या तो सेम होंगे इस तरीके से, या फिर दोनों एलील सेम होंगे इस तरीके से, तो ये दोनों ही इंडिविजुअल्स जो हैं ये होंगे होमोजाइगोट्स, और ये जो इंडिविजुअल होगा कैपिटल ए स्मॉल ए ये होगा हेटेरोजाइगोट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर हम जो है वो है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट हैं, बट वो फिजिकली या बायोकेमिकली कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है जो विजिबल है। यानी जीन्स आपके अंदर कुछ भी प्रेजेंट हो बट आप कैरेक्टर्स कौन सा शो कर रहे हो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। लाइक आपके अंदर कोई, जैसे पी प्लांट के केस में बात करें कि टी जीन है, अब उसके केस में ये दोनों जो हैं एलील्स प्रेजेंट हैं, तो ये जीनोटाइप है कैपिटल टी, ये होमोजाइगोट है। सिमिलरली ये जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगोट है। और तीसरा जो है स्मॉल टी ये भी होमोजाइगोट है बट एलील दूसरा है। इस केस में हम बात करते हैं कि ये इंडिविजुअल होता है ये टॉल इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअल जो है ये है ड्वार्फ, यानी इसकी हाइट कम होती है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। दोनों होमोजाइगोट्स हैं बट दोनों का फिजिकल कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, यानी फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीनोटाइप इज नोन एज फिनोटाइप। तो ये जो वीडियो था इसमें आपने फिनोटाइप, हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट, जीनोटाइप, लोकस, एलील्स, जीन्स इनके बारे में कवर किया, प्लस जो बेसिक जो मेंडल की सक्सेस की जो रीजंस थे उसको आपने कवर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।